24 दिसंबर की वो सर्द सुनहरी शाम थी। सूरज अपनी आंखें मूंद कर पहाड़ियों के पीछे जाकर सो चुका था और चांद पहरेदारी पर तैनात हिमालय के पीछे से धीमे धीमे अपनी झलक दे रहा था। और मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर हिमालय की चोटियों में बर्फ से ढकी चादर को चांद की रोशनी में साफ साफ देख सकता था। मैं अपने गर्म आरामदायक बिस्तर पर रजाई ओढ़े एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था। उस किताब को पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरी रजाई के अंदर मुझे गर्माहट देती एक रबर की गर्म पानी वाली बोतल थी। एकाएक ही मुझे कुछ याद आया। मैंने किताब बंद की और तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकला और आईने के सामने जाकर फटाफट खुद का हाल ठीक किया और अलमारी से बाहर जाने के लिए गर्म कपड़े निकाल के पहन लिए। बाहर ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने 2 गर्म स्वेटर पहनी, गले में एक मफलर लपेटा और फिर एक ओवरकोट पहनकर मैं घर से बाहर निकला। चांद की चांदनी में सड़क चमक रही थी और मैं उसमें चलता हुआ जा रहा था। दरअसल मैं एक पार्टी में जा रहा था जिसका न्योता मुझे कल ही मिला था। वो न्योता कपाड़ियास का था। आज सुबह से शाम तक मैं उस किताब को पढ़ते पढ़ते उसमें इतना खो गया था कि मेरे दिमाग से कपाड़ियास की पार्टी में जाने वाली बात ही निकल गई। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। उस सर्द अंधेरी रात में मैं कपाड़ियास के घर की तरफ बढ़ रहा था। उनका घर मेरे घर से करीब 1 मील दूर था और अभी मैंने आधा ही मील तय किया था कि मैंने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े देखा। मैं उसी तरफ जा रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी। दिखने में तो काफ़ी सुंदर थी मगर वो काफ़ी ओल्ड फैशन्ड लग रही थी। उसने बैंगनी रंग की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बेहद जच रही थी। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। मुझे अपने पास देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। मैं भी मुस्कुराया और मैंने उससे कहा, हे हाय, गुड इवनिंग, आज काफ़ी ठंड है। उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप कपाड़ियास की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, आपकी ड्रेस देखकर लग रहा है कि आप भी पार्टी में जा रही हैं। तो चलिए क्यों ना हम दोनों साथ चलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हमें ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों के बीच कपाड़ियास का भव्य मकान दिखाई देने लगा। मैंने उस लड़की से कहा, हे, हमने तो एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम बॉन्ड है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, कौन, जेम्स बॉन्ड? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, रस्किन बॉन्ड। आपका नाम क्या है? लड़की हंसते हुए बोली, मैं मजाक कर रही थी, सॉरी, मेरा नाम जूली है। मैंने उस लड़की को उन पहाड़ियों में पहले कभी नहीं देखा था। मुझे इन पहाड़ियों में आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और इस बीच शायद उसका और मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। हम दोनों कपाड़ियास के घर पहुंचे। वहां की रौनक देखने लायक थी, पर वहां कोई भी जूली को जानता नहीं था। सबको यही लग रहा था कि जूली मेरे साथ है तो मेरी दोस्त होगी। दोस्त, हाँ, हम भले ही अभी कुछ देर पहले ही मिले हों, मगर अब हम दोस्त थे। जूली उस पार्टी का भरपूर मजा ले रही थी, मगर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। वो बस वहां बज रहे म्यूजिक की धुन में झूम रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो बेहद खुश लग रही थी। वो कभी कभी संगीत की धुन में ताली बजाती, कभी चुटकी, कभी वो वहां नाच रहे ग्रुप्स में शामिल हो जाती और उनके साथ नाचती। मैं दूर खड़ा हाथ में वाइन का गिलास पकड़े उसे बस नाचता देख रहा था। मुझे जूली अच्छी लगने लगी थी। घड़ी ने कब रात के 12 बजा दिए कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे लगने लगा कि वापस घर चलना चाहिए। मैंने काफ़ी वाइन पी ली थी, इसलिए लग रहा था कि घर पहुंचकर मैं अपने गर्म बिस्तर पर बस सो जाऊं। मैंने अपने मेज़बानों को क्रिसमस की बधाई दी और उनसे विदा लेकर घर जाने के लिए वहां से बाहर निकला।
तो जूली ने मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और बोली, मैं भी चलती हूँ, चलो। हम दोनों कपाड़ियास के घर से निकल आए। रास्ते में मैंने जूली से पूछा, जूली तुम रहते कहाँ हो? जूली बोली, वुल्सबर्न में, वो पहाड़ी दिख रही है बिल्कुल उसके ऊपर। हवाएं ठंडी हो चुकी थी। मैंने जूली की तरफ देखा। उसकी पोशाक उस ठंड को रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। मैंने जूली से कहा, जूली तुम इस ड्रेस में बेहद सुंदर लग रही हो, मगर तुम्हें इसमें ठंड लग रही होगी, तो तुम मेरा ओवरकोट ले लो। मैंने अपना गर्म ओवरकोट उतारा और जूली की तरफ बढ़ाया। जूली ने ओवरकोट लिया और बिना किसी झिझक के बड़ी ही सहजता से उसे पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे कि थोड़ी दूर पहुंचकर जूली ने अचानक से कहा, रुको। मैंने गौर किया कि ये वही जगह थी जहां कुछ घंटों पहले जूली मुझे मिली थी। मैंने जूली की तरफ देखा। जूली मेरी आंखों में गहराई तक देखती रही और फिर बोली, बॉन्ड अब तुम जाओ, मैं यहाँ से अपने घर के लिए शॉर्टकट ले लूँगी। मैंने जूली से कहा, जूली तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रास्ता तुम्हारे घर की तरफ जाता है? जूली बोली, हाँ, मैं इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर मोड़, हर पत्थर, हर पेड़ मुझे अच्छे से याद है। मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ और फिर आज की रात तो चांदनी रात है, मैं आराम से घर चली जाऊँगी। फिर मैंने कहा, ओह अच्छा ठीक है, काफ़ी ठंड है तो तुम ये ओवरकोट पहने रहना, मैं ये कल आके तुमसे ले लूँगा। मेरी इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई। फिर कुछ पल सोचकर उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने रास्ते चल दी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैं भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर में घुसा, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस जूली ही घूम रही थी। मुझे उससे दोबारा मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कल सवेरे अपना ओवरकोट लेने के बहाने मैं उसके घर जाऊंगा और उससे मिलूंगा, और फिर मैं सो गया। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मेरी आंखें खुली और मैं जूली से मिलने उसके घर वुल्सबर्न के लिए निकल पड़ा। मैं उस रास्ते से गया जहां से पिछली रात वो गई थी। उस रास्ते में चलते चलते मैंने देखा रास्ते में काफ़ी झाड़ियाँ थी और वो रास्ता बेहद ख़राब था। पता नहीं जूली उस रास्ते से कल अपने घर कैसे पहुंची होगी। उस रास्ते में चलते चलते मैं एक छोटी नहर के पास पहुंचा। उसके दूसरी तरफ मैंने एक पुराने से मकान को देखा। नहर को पार करने के बाद मैं उस पुराने घर के पास पहुंचा। मैंने उसका लोहे का गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा वो एक बहुत पुराना खंडरनुमा मकान था। उसकी छत टूट चुकी थी। उसमें एक चिमनी थी और वो भी टूटी हुई। घर के सामने टूटे हुए खंभे थे जिनके ऊपर किसी जमाने में छत हुआ करती होगी। मुझे लगने लगा कि शायद जूली ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा या कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं घुस आया। इसलिए मैंने आसपास किसी से जूली के बारे में पूछने का सोचा। उस टूटे हुए घर से थोड़ा दूरी पर एक मिशन हाउस नामक घर था। उसमें एक टेलर फैमिली रहती थी, तो मैं उनसे जूली के बारे में पूछने के लिए चल दिया। मैं वहाँ मिसेस टेलर नाम की एक लेडी से मिला और उनसे जूली के बारे में पूछा, मगर मिसेस टेलर ने मुझे बताया कि वो किसी जूली नाम की लड़की को नहीं जानती। वुल्सबर्न में कोई नहीं रहता। मिसेस टेलर आगे बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी मिस्टर, वहाँ कोई नहीं रहता। एक ज़माने की बात है, करीब 40 साल पहले वहाँ पर एक मैकिनेंस फैमिली रहती थी अपनी एक जवान बेटी के साथ। मगर उनकी बेटी की मौत के बाद वो लोग उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और फिर वहाँ कोई नहीं रहा। तब से वो घर बस खराब होता चला गया। उनकी बेटी का नाम भी जूली ही था, मगर जो जूली तुमसे मिली वो कोई और होगी। उस घर में रहने वाली जूली को मरे हुए 40 साल हो चुके हैं। उसकी कब्र वो नीचे जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में है। मिसेस टेलर ने मुझे यही बताया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उस रास्ते चल दिया जहां मिसेस टेलर ने बताया था कि एक कब्रिस्तान है। मैं उस रास्ते जाना नहीं चाहता था, मगर हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ा।
मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा। वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था, ऊंचे ऊंचे देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ। उन वृक्षों के बीच से मुझे हिमालय पर पड़ी हुई बर्फ दिखाई दे रही थी। उस कब्रिस्तान में काफ़ी पुरानी कब्रें थी। पुराने अंग्रेज़ अफसर और सैनिक, कुछ रईस व्यापारी और कुछ साहसी व्यक्तियों की कब्रें थी। साथ ही वहाँ उनके बच्चे और पत्नियों की कब्रें भी थी। उन कब्रों के बीच मैं जूली की कब्र ढूंढ रहा था और मुझे वो कब्र मिल गई। उसकी कब्र में एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था जिसमें लिखा था जूली मैकिनन 1923 टू 1939, कुछ पल हमारे साथ और अब ऊपर वाले के साथ। वो कब्र सालों पुरानी थी। कई मौसम बदले मगर वो कब्र आज भी नहीं लग रही थी। उसमें उकेरा गया जूली का नाम ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उकेरा गया हो। किसी भी मौसम की मार उस कब्र पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी और खुशमिजाज लड़की की कब्र थी। मैं काफ़ी देर वहीं उस कब्र के पास बैठकर बस उसे निहारता रहा और मुझे पिछली रात जूली के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आने लगे और न जाने कब मेरी आंखें गीली हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खुद को संभाला और जूली की कब्र से वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र जूली की कब्र के पत्थर के पीछे किसी चीज़ पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो पाया कि उसकी कब्र के पत्थर के पीछे मेरा ओवरकोट बहुत अच्छे से तह करके रखा हुआ था। मैंने उस ओवरकोट को उठाया, तभी एक ठंडी हवा मेरे गालों को छू कर गई। मुझे ऐसा लगा मानो जैसे जूली ने अपने हाथों से मेरे गालों को छूकर मुझे थैंक्स कहा हो। मैं जूली को कभी भुला नहीं पाया। वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है, एक नाचती झूमती खुशमिजाज लड़की की तरह। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।